हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा 20 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट का एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है जनरेटर्स। देखिए, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था आइटरेटर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो ये टॉपिक है जनरेटर्स, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है टेस्ट नाम से और इसके अंदर हमने कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये सारी स्टेटमेंट में हम कंसोल में प्रिंट ही कर रहे हैं। आप अलग अलग मैसेज देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या इसके अलावा कुछ भी काम कर सकते हैं हम फंक्शन के अंदर, जैसे लूप चलाना, कंडीशंस लगाना। और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अब इस तरह कॉल करने से होगा क्या, हमारी जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर कंसोल में जिसमें हमने प्रिंट किया, वो सारी स्टेप बाई स्टेप्स प्रिंट होने लग जाएंगी। और फंक्शंस बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जो हम अपने जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस तरह जो फंक्शंस के अंदर हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही हम उसे कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेप बाय स्टेप चलने लग जाएंगी। मगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन सारी स्टेप्स पे मेरा कंट्रोल हो। मैं जब चाहूँ तो पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो, जब चाहूँ सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो, और अगर मैं चाहता हूँ कि कोई स्टेटमेंट बीच में प्रिंट ही ना हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट के बाद सीधा ही थर्ड प्रिंट हो, कुछ इस तरीके का कंट्रोल, तो इस तरह मैं ये नॉर्मल फंक्शन में तो नहीं कर सकता। तो यही सब करने के लिए जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर एक नया फीचर आया जिसको हम कहते हैं जनरेटर्स। जनरेटर्स बेसिकली एक फंक्शन ही होता है और इसको बनाने का कुछ अलग से तरीका होता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं और इसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं, बस इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर फंक्शन से पहले, मतलब कि जो भी फंक्शन का आप नेम ले रहे हैं उससे पहले आपको यहाँ पे स्टार का यूज करना है। इस तरह यूज करने से होगा क्या, ये फंक्शन बन जाएगा हमारा जनरेटर फंक्शन। मतलब कि अब इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आने वाली हैं उन सब पे हमारा कंट्रोल होगा। तो जिस जिस स्टेटमेंट पे आप अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब कि उसको रोक के कुछ काम करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको एक स्पेशल कीवर्ड यूज करना पड़ता है, यील्ड। कुछ इस तरीके से ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिए अलग अलग और सबसे पहले लिखा यील्ड। अब यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है पाउज। मतलब कि मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा हूं कि जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हो, पहली स्टेटमेंट पे आके यहां पर जो वेब ब्राउजर है वो पाउज हो जाए, मतलब कि इसके आगे का कोई भी काम ना करे, जैसे सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट का। और जब भी मैं कहूं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है, तभी वो जो हमारा ब्राउजर है वो सेकंड स्टेटमेंट को रीड करे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये वर्किंग कैसे करता है, देखिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो कि हमारा जनरेटर फंक्शन है। तो उसे हम कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जी और इसके अंदर अपना टेस्ट नाम का फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जैसे ही मैं इसे कॉल करूंगा तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है ये रन होने लग जाएंगी, क्योंकि हमने सबसे पहली ही स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ यील्ड, जिसका मतलब है मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कोड को यहाँ पे पाउज करना है। तो यहाँ पे हमारा कोड जो है पाउज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें इस वाली स्टेटमेंट को देखना है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है नेक्स्ट, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम उसे वैसे ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा g.next। अब इस स्टेटमेंट को मैं कंसोल के अंदर भी प्रिंट कर सकता हूँ या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी। तो इस स्टेटमेंट को जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी फर्स्ट। अब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जैसे हम इसे कॉल करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहली यील्ड की वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो पहली यील्ड की वैल्यू है फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने उसे प्रिंट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बार इसे कॉल करूंगा कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड। और जब मैं इसे थर्ड बार कॉल करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो ये वर्किंग बिल्कुल वैसी सेम ही है। तो यहाँ पे आपको पूरा इसका फायदा समझ में आ रहा होगा कि जनरेटर्स का फायदा क्या है। पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं वहां पर आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स जनरेटर फंक्शंस के। तो यहाँ पर देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है generators.html, और इसके अंदर एक बेसिक HTML का कोड भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे जनरेट इट, क्योंकि मैं इसे जनरेटर के लिए बना रहा हूँ। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए, मैं कंसोल को यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ, जैसे फर्स्ट मैसेज। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट होगी, और इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर मैसेज चेंज कर देता हूँ सेकंड मैसेज। ये देखिए, तो नॉर्मली हम इसी तरीके से अपना फंक्शन बनाते हैं, और इसे कॉल जब भी करना होता है तो हम यहाँ पर फंक्शन का नेम ले लेते हैं,
जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जनरेटेड, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। तो अभी तक इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन है इसको हम बना सकते हैं अपना जनरेटर फंक्शन। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके नेम से पहले स्टार को यूज करना पड़ेगा, ये देखिए। तो इस तरह करने से ये हमारा जनरेटर फंक्शन बन जाएगा। इसको बनाने का एक तरीका और भी होता है, उसके लिए हम फंक्शन के साथ भी यहाँ पर स्टार का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हमारा जनरेटर फंक्शन तैयार हो जाता है। मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको जनरेटर के साथ ही रखें, मतलब कि जो फंक्शन का नेम है इसे समझना आसान रहता है। अब देखिए, अब जब मैं इसे कॉल करूंगा तो इसके अंदर कोई भी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए यहां पर अब कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, ये बन गया जनरेटर फंक्शन। और जनरेटर फंक्शन को अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के दिखाऊं आपको, देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे को रिटर्न क्या हो रहा है। तो मैं कंसोल में आपको दिखाता हूँ, कंसोल के अंदर मैं जी को लिख देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे को कुछ रिटर्न हुआ। यहाँ पर ये कह रहा है ये जनरेटर है, और इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे को कुछ फंक्शन दिखा रहा है जो मेथड्स हैं इसके, जैसे नेक्स्ट, रिटर्न, थ्रो। तो इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम आगे का काम कर सकते हैं। तो मोस्टली यही वाला फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है नेक्स्ट। तो इसको भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट, ये देखिए, तो इससे होगा क्या, अब हमारा जो जनरेटर फंक्शन का अंदर का कोड है वो रन होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारा कोड रन हो चुका है। और लास्ट में यहाँ पे आ रहा है वैल्यू अनडिफाइंड और डन ट्रू, मतलब कि अब इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है। मगर आप यहाँ पे एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब मेरा अभी भी किसी लाइन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यील्ड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट को ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ और इसके बाद यील्ड का यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा यील्ड, और इसके अंदर भी मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, जैसे यील्ड नंबर 1। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसी को कॉपी करके मैं इसके बाद भी लगा देता हूँ इसे यील्ड नंबर 2। ये देखिए अब इसे होगा क्या, पहला हमारा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद ये यील्ड चल जाएगा और यहाँ पर हमारा कोड पॉज हो जाएगा। इसके बाद का कोई भी कोड रन नहीं होगा। और मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैसेज आया सबसे पहले, ये देखिए ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद यील्ड ने हमारे को कुछ रिटर्न किया है, एक ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। बिल्कुल ये वैसा ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जैसे आइटरेटर के केस में होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक है डन और एक है वैल्यू। डन की वैल्यू है फॉल्स और वैल्यू की अंदर जो हमने मैसेज लिखा था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे डन का क्या मतलब है ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि अभी इस फंक्शन के अंदर और भी वैल्यूज हैं। जब ये वैल्यू आनी खत्म हो जाएंगी तब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाले नेक्स्ट फंक्शन को एक बार और कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब हमारा सेकंड मैसेज आया जो हमने ये मैसेज लिखा था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो यील्ड ने रिटर्न की वैल्यू वो यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अगर मैं इस लाइन को पॉज कर देता हूँ और फाइल को सेव करके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद, इस वाले यील्ड के बाद अगली वाली लाइंस का कोड रन ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉज लगा रखा है। तो पॉज हटाने के लिए हमें दोबारा से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना होता है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इस फंक्शन को एक बार और कॉल कर लूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई और यील्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर में आया, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो उसकी वैल्यू जो है वो है अनडिफाइंड। और यहाँ पर रन की भी वैल्यू हो चुकी है ट्रू, ये देखिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यील्ड की वैल्यू तब तक रिटर्न होती रहेंगी अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी। और अगर मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हटा देता हूँ, ये देखिए, और यील्ड के अंदर भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इन दो कंसोल को भी पॉज कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब कि अगर यील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तब यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड। और अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, तो यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये देखिए फाइल को सेव करता हूँ
और ये देखिए, अब मैं ये जो मैसेज मैंने आपको समझाने के लिए किए थे इसको तो मैं हटा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ये देखिए, अब इसके अंदर 2 ही यील्ड है और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, पहली यील्ड की वैल्यू आ गई, दूसरी यील्ड की, और तीसरी में आ गया अनडिफाइंड। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करना चाहता, मतलब कि जैसे 2 है, मैं यहाँ पर एक यील्ड और लगा लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 3 और फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3 वैल्यूज़ तो आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ सेकंड वाली वैल्यू की मैं वैल्यू ही प्रिंट नहीं करना चाहता, यील्ड की वैल्यू। तो उसके इसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल ही नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा g.next। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू आई, उसके बाद जब मैंने यहाँ पर कॉल किया तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू आई थी जिसको मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया, ना प्रिंट किया उसको। और उसके बाद जब मैंने दोबारा इसको कॉल किया और इसको वैल्यू को प्रिंट किया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3 की, ये देखिए। तो इस तरह भी आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा इस फंक्शन का कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं किसी भी लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहता तो नहीं करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। ये देखिए, ये हमारे को एक रिटर्न तो हो रहा है एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं डायरेक्टली ये वैल्यू को ही यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ डॉट वैल्यू और इसी तरह कॉपी करके यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, दोनों की वैल्यू ही यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल यील्ड्स हों, जैसे कि आप देख ही 3 यील्ड्स हैं। अब यहाँ पे हो सकता है 30 यील्ड्स हों या 300 या 500 यील्ड्स हों। तो उस केस में हम अगर सबको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर ऑफ लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, उसके लिए मेरे को यहाँ पर अपना लूप बनाना पड़ेगा फॉर ऑफ का। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये देखिए, आप वैल्यू भी लिख सकते हैं सीधा या ऑफ, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन का वेरिएबल है उसका नाम है जी। ये देखिए, अब जब मैं इस लूप को चलाऊंगा तो मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से कंसोल से मैं यहाँ पर कट करके इसमें डाल देता हूँ और यहाँ पर ये हटा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने अभी फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए, तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। मतलब कि अगर आपने बहुत सारी यील्ड्स को, मतलब कि सारे फंक्शन की वैल्यूज़ को चलाना हो बारी बारी, तो आप इस तरह फॉर ऑफ लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर, जैसे अभी मैंने 3 ही यील्ड्स बनाई, यहाँ पर अनलिमिटेड, मतलब कि कोई डिफाइन की ऑप्शन नहीं दे रहा, अनलिमिटेड यहाँ पर यील्ड्स बनाना चाहता हूँ, तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम मैं जैसे रख देता हूँ नेक्स्ट नम। एक वेरिएबल है जिसकी मैं वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर जैसे 300। ये देखिए, अब मैं इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर करके यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं वाइल लूप चला लेता हूँ अपना और यहाँ पर कंडीशन में मैं सीधा ही पास कर देता हूँ ट्रू। मतलब कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वाइल लूप जो है ये ऑटोमेटिकली रन हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया ट्रू। और इसके अंदर मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर यील्ड का यूज़ करता हूँ। और यील्ड के अंदर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो ये रिटर्न में मुझे क्या दे, इस नेक्स्ट नाम का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, अब जब मैं फर्स्ट टाइम इसे कॉल करूँगा यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे को वैल्यू मिलेगी 300 और यील्ड की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 300। साथ में क्या होगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, जिसको मैं बाद में जब कॉल करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट होकर वैल्यू मिलेगी 301। तो अभी मैं ये फॉर लूप को यहाँ से पॉज कर देता हूँ और यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर g.next। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आ गया 300। अब इसको मैं जितनी बार मर्जी कॉल करूँ, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर 3 बार कॉल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो के वैल्यू आ रही है 301, 302। मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू ही लिख देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए, तो इसका मतलब मैं इसे जितनी बार मर्जी कॉल करूँगा उतनी बार हमारा जो ये जनरेटर फंक्शन है इसकी यील्ड की वैल्यू हमारे को रिटर्न होती रहेगी इंक्रीमेंट होके। तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पर मैंने कोई डिफाइन नहीं किया कि कितनी यील्ड्स हैं, मैं अनलिमिटेड यील्ड्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको लूप से प्रिंट करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, मगर वहाँ पर आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ की कंडीशन, वरना यहाँ पर जो हमारा ये सिस्टम है हैंग हो जाएगा। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी मैं वैल्यूज़ को रिमूव कर देता हूँ और इस लाइन को कमेंट
और यहाँ पर जो ये मैंने फॉर ऑफ लूप बनाया है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसे रन कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए हर बार यील्ड की वैल्यू प्लस हो रही है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो हैंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो ये अनलिमिटेड टाइम चलता ही रहेगा, इसी वजह से ये हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन भी लगा देता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 305 के, तब क्या हो, यहाँ पर ब्रेक लग जाए। ये देखिए ब्रेक क्या होती है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बिगनर कोर्स के अंदर। इसका यूज़ हम तभी करते हैं अगर हमें किसी केस के अंदर फॉर लूप को ब्रेक करना हो, मतलब कि इसके बाद हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट चले। तो जैसे ही वैल्यू जो है उसकी वैल्यू 305 से ऊपर जाएगी, मतलब कि जैसे ही इसकी वैल्यू 306 हो जाएगी तभी इसे मिलेगा ब्रेक और ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए वैल्यू सिर्फ 305 तक ही प्रिंट हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमने अनलिमिटेड वाला जनरेटर फंक्शन बनाया जिसके अंदर यील्ड की कोई भी एक लिमिट नहीं है, उसको भी हम ऐसे फॉर लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 308, तो यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए सिर्फ यहीं तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब इसके बाद मैं आपको यील्ड जो है हमारा ये मेथड है इसको यूज़ करने का एक नया तरीका दिखाता हूँ। तो उसके इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे रिजल्ट नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर यील्ड की वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ। ये देखिए अब ये वैल्यू हम सेंड कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको तो मैं रिमूव ही कर देता हूँ और यहाँ पर मैं g.next लिख लेता हूँ। ये देखिए अब जब हम यहाँ पर इस नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेटर फंक्शन तो कॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे दोबारा से कॉल करूँगा इसी वाली लाइन को और इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 500। अब इसे होगा क्या, ये वाली जो वैल्यू है ये यील्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी और ये वैल्यू किस में हम पास कर देंगे, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। कंसोल में मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे रिजल्ट, और यहाँ पर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है जिसका नाम है रिजल्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉलर और करली ब्रेसेस लिए और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ये देखिए तो अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 500। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर यील्ड की वैल्यू यहाँ से सेट कर रहा हूँ। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में क्या करते हैं, हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू सेंड कर देते हैं और ये वैल्यू हम यहाँ पर रिसीव करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ऑलरेडी यही होता है कि नेक्स्ट यील्ड पे चला जाए। तो नेक्स्ट यील्ड पे चला गया और यहाँ पर मैंने इसकी एक वैल्यू भी सेट कर दी 500। ये देखिए इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, कुछ इस तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है इसीलिए मैंने यील्ड की वैल्यू को राउंड बेसिस के अंदर लिया है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 500। मैंने यहाँ से सेट की थी 500 और जो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5000। और जैसे मैं यहाँ पर सिंगल ही वैल्यू को यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ को भी सेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 600 आ गया और यहाँ पे मैं वैल्यू अलग से सेट कर देता हूँ 700। मगर अगर मैं फाइल को सेव करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ हमारे को सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर यील्ड ही एक है और नेक्स्ट का मतलब होता है कि नेक्स्ट यील्ड पर चला जाए। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ पहले का ही आंसर आ रहा है 5000, मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सारे नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पर यील्ड में सेट करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यील्ड का एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं यील्ड्स का एरे भी बना सकता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये उसके लिए मेरे को यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है और उसके अंदर लिखना है यील्ड, और इस एरे की जितनी भी लेंथ रखनी है उतनी बार मेरे को यील्ड की वैल्यू भी डालनी है। तो देखिए जैसे मुझे 3 वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिखा यील्ड कोमा यील्ड कोमा यील्ड। तो ऐसा करने से होगा क्या, देखिए जो इसकी पहली वैल्यू है 500 वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, दूसरी वाली 600 सेकंड यील्ड में सेट हो जाएगी और 700 थर्ड वाली यील्ड की वैल्यू में सेट हो जाएगी। और इस वाले वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया वाई एरे, मतलब कि यील्ड एरे, और इसी की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारा एरे यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड कर दूं और इसमें जैसे कुछ भी वैल्यू सेट कर दूं जैसे 800, तब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने सिर्फ 3 ही वैल्यू लिए हैं इस एरे के अंदर, तो इसके लिए इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया
और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ आ रही हैं। और अगर मैं इसी एरे में से सिर्फ सेकंड वाले की वैल्यू देखना चाहता हूँ या फर्स्ट की, वो भी मैं देख सकता हूँ, जैसे हम एरेज में नॉर्मली करते ही हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और एरे की कौन सी वाली वैल्यू देखनी है। जैसे मान लीजिए थर्ड वाली वैल्यू, तो पहले वाले का इंडेक्स होता है 0, इसका 1, इसका 2, तो लास्ट वाली वैल्यू जो है मतलब कि यहाँ पर 700 वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 700। तो इस तरह से भी हम पर्टिकुलर किसी एक यील्ड की एरे की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक मैं आपको जितने भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं न्यूमेरिक वैल्यू ही डालनी है, आप इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिख देता हूँ PHP, इसमें लिख देता हूँ पाइथन, इसमें लिख देता हूँ जावा, ये देखिए। और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ, ये देखिए सेकंड वाले की वैल्यू आ गई जावा। तो इस तरह मैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी इसके अंदर पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल एरे है। तो एरे में हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, बेशक वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, नंबर हो, बुलियन हो, कोई भी वैल्यू। और अगर मैं इसके साथ चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया यील्ड का इसी एक जनरेटर के अंदर, तो एक जनरेटर के अंदर अगर मैं सिंगल वैल्यू भी रखना चाहता हूँ और एरे भी रखना चाहता हूँ, वो भी मैं रख सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको तो रिमूव ही कर देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ यील्ड, और यील्ड की एक सिंगल वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 55, और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं लेता, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे ले लिया नोड JS हो गया, एंगुलर हो गया और रिएक्ट हो गया। ये देखिए अब अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ को रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको तो मैं रिमूव ही कर देता हूँ और इस वैल्यू को मैं कंसोल में डाल दूंगा। ये देखिए अब अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए पहली वैल्यू रिटर्न हो चुकी है हमारे पास। और अगर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिटर्न में एरे भी आ रहा है। आप देख रहे हैं एक एरे है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। तो मतलब कि हम अपने जनरेटर फंक्शन के अंदर मल्टीपल जब यील्ड्स ले रहे हैं तो उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू भी ले सकते हैं और दूसरे में एरे भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके की वैल्यू डाल सकते हैं यील्ड के अंदर। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी एक एरे में आ रही हैं, मैं चाहता हूं इनकी वैल्यू अलग अलग रीड होके आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ऐसा करने से क्या होगा, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये नोड। अब मेरे को अगर सारी वैल्यूज़ को चेक करना है तो यहाँ पर मैं इसे 2 बार यूज़ कर लेता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए एक बार नोड आ गई, एंगुलर, रिएक्ट, और अगर मैं लास्ट टाइम एक बार और करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी अनडिफाइंड। ये देखिए यहाँ पे आ गई अनडिफाइंड। मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू ही लिख देता हूँ। फाइल को सेव किया और ये देखिए तो ये तीनों वैल्यूज जो थी ये एरे के अंदर थी, आप देख रहे हैं। इनको मैंने अलग अलग प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से। उसके लिए जस्ट मेरे को यील्ड के साथ यहाँ पर स्टार का यूज़ करना है। और जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था स्प्रेड ऑपरेटर, उसमें क्या होता है कि हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर इस यील्ड की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसमें कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए PHP, और यहाँ पर इस यील्ड में डाल देता हूँ नोड और बाकी को नीचे कर देता हूँ। ये देखिए अब मैंने क्या किया, 4 यील्ड्स बनाए हैं, मतलब कि 4 अलग अलग लाइंस हैं जहाँ पर मेरे को कोड को पॉज करना है। और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पहली वाली स्टेटमेंट को तो ऐसे ही प्रिंट करूँगा जैसे मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए PHP आ गया। अब मैं चाहता हूँ जितनी रिमेनिंग यील्ड्स हैं उसको मैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट करके दिखाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, उसके बाद 3 डॉट्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्प्रेड ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक भी दे दूंगा। और यहाँ पर मैं अपने फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम है जी। इसका मतलब इस जी में रिमेनिंग जितनी भी यील्ड्स वैल्यू हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो पहली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ।
ये देखिए पहली वैल्यू थी PHP, वो तो यहीं पर प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया, तो बाकी जितनी भी ये रिमेनिंग यील्ड्स थी इनका इसने एक एरे क्रिएट कर दिया। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को 2 बार यूज़ करता हूँ तो पहली 2 स्टेटमेंट अलग अलग प्रिंट होंगी और बाकी रिमेनिंग का ये एक एरे बना देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए PHP नोड और रिमेनिंग वैल्यूज़ का इसने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट एक टॉपिक बता रहा हूँ इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब भी हम यील्ड को मतलब कि अपने जनरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन तो आता है नेक्स्ट, एक इसके साथ एक फंक्शन और भी दिखा रहा था जिसका नाम था रिटर्न। तो रिटर्न का यहाँ पे क्या काम होता है मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब बेसिकली होगा कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट वैल्यू को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी PHP। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ रिटर्न फंक्शन। तो ये रिटर्न क्या करता है, देखिए जैसे हम नॉर्मली फंक्शन के अंदर रिटर्न यूज़ करते हैं तो जैसे ही रिटर्न होता है तो उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो रन नहीं होती। अगर देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर कहीं पर लिख दूँ रिटर्न, तो इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी मतलब कि ये वाली यील्ड्स ये कभी भी प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर कर्सर आएगा ही नहीं। जैसे ही रिटर्न होगा कर्सर वापस से यहाँ से रिटर्न कर देगा इसको, कोड को। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर करते हैं वैसे ही रिटर्न हमारे यहाँ पे भी काम करता है, और इस रिटर्न के साथ हम कुछ वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ एंडिंग नाउ, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मेरी एक वैल्यू प्रिंट हुई, यील्ड की एक वैल्यू PHP यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न के बाद यहाँ पर देखिए सीधा ही आ गई वैल्यू एंडिंग नाउ और डन ट्रू। और ट्रू कब आता है, जब इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब अगर मैं यही वाली वैल्यू को दोबारा से प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर अनडिफाइंड। ये देखिए यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड, मतलब कि इस नाम का कोई फंक्शन ही नहीं अब, क्योंकि हमने इसे कॉल किया था तो यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया और रिटर्न होने के बाद ये आगे का कोड रीड ही नहीं कर सकता क्योंकि यहीं से रिटर्न हो गया था। तो जैसे हम नॉर्मली रिटर्न को यूज़ करते हैं तो जनरेटर्स के साथ हम इस तरीके से भी रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही होता है कि अगर हमने बीच में कभी भी फंक्शन को, जो हमारा जनरेटर फंक्शन है, उसको एंड करना है जैसे एक स्टेटमेंट के बाद या दूसरी स्टेटमेंट के बाद, तो हम रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।